नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति पीसीएस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हम सीसेट के सेगमेंट में एपिसोड नंबर 6 की तरफ चलेंगे और बात करेंगे 2010 में आए हुए प्रश्नों की। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। पहले प्रश्न की बात करें तो आपको दिया गया है एक नंबर सीरीज 85, 77, 70, 64, 59 और क्या दिया गया है 55 दिया गया है और आगे की संख्या क्या करनी है आपको निकालनी है। बहुत आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले देख लेंगे डिफरेंस कितना है। 85 से अगर हम 77 की तरफ चले तो आपको कितना डिफरेंस दिखाई देगा, तो 8 का डिफरेंस दिखाई देगा। वही हम किसकी तरफ चले तो अगर हम 77 से लेके 70 की तरफ चले तो आपको 7 का डिफरेंस दिखाई देगा, ये माइनस हो रहा है। 85 से अगर 77 चले तो कितना माइनस हो रहा है, 8 माइनस हो रहा है। 77 से अगर हम 70 की तरफ से चले तो 7 माइनस हो रहा है। वहीं अगर 70 से हम 64 की तरफ चले तो कितना माइनस हो रहा है, 6 माइनस हो रहा है। आगे चलेंगे तो वैसे ही 5 माइनस होगा और उससे आगे चलेंगे तो 4 माइनस होगा। मतलब आगे की संख्या जो भी होगी इससे 3 घटाकर होगी और 55 में क्या कर लीजिए 3 घटा लीजिए, क्या संख्या आएगी, क्या संख्या आएगी तो 52 आएगी। मतलब आपका अगली संख्या कौन सी होगी तो 52 होगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका पहले का सही उत्तर हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन में बिल्कुल ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है ताकि आगे के क्वेश्चन के लिए क्या कर सके हम टाइम बचा सके। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यदि कमल के स्थान पर कूट भाषा में क्या लिखा जाता है 21413 लिखा जाता है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग हमने जब सॉल्व किया था एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड 2 में अच्छे से हमने बात की है कि कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करते समय अप्रोच कैसे रखना है। अगर आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया है, आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना है एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 देख लेना है। तो आप क्या बात कर रहे हैं हम, कमल को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है 21413 लिखा जाता है। क्या लिखा जा रहा है, कमल को लिखा जा रहा है 21413 लिखा जा रहा है। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट का नंबर पता होना चाहिए। के को क्या लिखा जाता है, के कौन से नंबर पे आता है तो के नंबर पे आता है 11, ए नंबर पे आता है 1, एम नंबर पे आता है 13, ए नंबर पे वापस 1 और एल कितने नंबर पे आता है तो 12 नंबर पे आता है। अब आप देखिए लिखा है 2 1 4 1 3, कुल अल्फ़ाबेट कितने हैं 5 है और नंबर भी 5 है। मतलब एक के लिए एक लिखा गया होगा। अब अगर आप कमल के 11 में अंकों का योग कर दे, क्या कर दे 1 + 1 कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। वैसे ही एम को लिखा है, एम का नंबर है 13 और इसको लिखा क्या लग गया है, लिखा गया है 4, तो 3 + 1 कर देंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। वैसे ही एल को क्या लिखा गया है 2 + 1 कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा और लिखा भी क्या गया है तो 3 लिखा गया है। वैसे ही महल को बना लेते हैं। महल एम कौन से नंबर पे आएगा तो एम नंबर पे आएगा 13, यानी पहला क्या होगा 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा। वहीं ए को क्या लिखा जाएगा तो 1 लिखा जाएगा, तो एक ही अंक है तो 1 लिख लीजिए। एच को क्या लिखा जाएगा 8 लिखा जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ए को 1 ही लिखना है तो 1 ही लिख देते हैं। एल को 12 है तो 2 + 1 = 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। मतलब आपका आंसर क्या होगा 41813, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है, सी सही हो जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं, बिल्कुल पीवाईक्यू करके जाइए, आपके ऐसे ही सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर कोडिंग डिकोडिंग का है। बीएल को यदि 12 लिखा जाता है, डीजी को यदि 9 लिखा जाता है, ईआई को यदि 12 लिखा जाता है, एमओ को यदि लिखा जाता है 26 और क्यूएस को क्या लिखना है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, बीएल को लिखा जा रहा है 12, डीजी को लिखा जा रहा है 9, ईआई को वापस से 12 लिखा जा रहा है और एमओ को क्या लिखा जा रहा है तो 26 लिखा जा रहा है। तो क्यूएस को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अब बी का नंबर कितना है, बी का नंबर है 2, एल का नंबर कितना है 12 है, डी का नंबर क्या है 4, जी का नंबर 7 है, ई का नंबर है 5, आई का नंबर 9 है। वहीं एम की तरफ चलेंगे तो 13 और ओ की तरफ चलेंगे तो 15, क्यू की तरफ चलेंगे तो 17 और एस की तरफ चलेंगे तो 19। अब देखिए हिसाब लगा लीजिए, यहाँ पे 12 + 2 अगर करते हैं तो कितना आएगा 14 आएगा। 14 में से 2 घटा देंगे तो क्या आएगा 12, मतलब 2 + 12 - 2 का हिसाब यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, वैसे ही 9 की तरफ चले तो 4 + 7 कर लीजिए,
-2 कर लीजिए। 4 + 7 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। मतलब ये भी मिल जाएगा। मतलब इसी पोजीशन पे चलना है, दोनों को अंकों को जोड़ देना है और क्या कर देना है? 2 घटा देना है। अब जोड़ दीजिए, 17 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका यहाँ पे आ जाएगा 36। 36 में से आप क्या कर लीजिए? 2 घटा लीजिए। 2 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 36 में से 2 घटाएंगे तो 34 आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए? 34 आना चाहिए और आप x का मान क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। इस साल में जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो ज़्यादा थे, मतलब बाकी सेगमेंट में जहाँ पे रीजनिंग डोमिनेट कर रहा था, इस साल मैथ्स भी है और आपका रीजनिंग भी आपको देखने को मिलेगा। आगे के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? मैथ्स के क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे। चौथे क्वेश्चन में दिया गया है, जिस तरह आकृति 4 गोले लगाए गए हैं का संबंध आकृति इससे है, तो उसी तरह से इस आकृति का संबंध किससे होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, गोले को किस में बदल दिया है? डब्बे में बदल दिया है और एक क्रॉस लगा दिया गया है। अब गोले को क्या करना पड़ेगा? हमें डब्बे में बदलना पड़ेगा और एक क्रॉस लगाना पड़ेगा और बाकी तो एज इट इज रहेगा। तो गोले को सबसे पहले किस में बदल लीजिए? डब्बे में बदल लीजिए। ठीक है, बदल लिया। अब पहले से संरचना कुछ ऐसी दी गई है, अब क्या लगाना है? क्रॉस लगाना है, मतलब क्रॉस लगा लीजिए। यानी कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना क्वेश्चन आपकी संभावना सही होने की भी ज़्यादा होगी और साथ में आपकी तेज़ी कितनी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने को लेके, ये भी तय करता है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। आपको फिर से दिया गया है, सीरीज़ दिया गया है अल्फ़ाबेट का और आपको पूछ रहा है कि अगला अल्फ़ाबेट का जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। देख लेते हैं क्या दिया गया है। आई दिया है, आई का नंबर कितना है? तो आई का नंबर है 9, के का नंबर है 11, जे का नंबर है 10, एन का नंबर है 14, पी का नंबर कितना है? तो पी का नंबर है 16, ओ का नंबर है 15, वहीं एस की तरफ चले तो 19, यू की तरफ चले तो 21 और टी की तरफ चले तो 20। अब यहाँ का निकालना है तो यहाँ पे आराम से देखिए, 9, 10, 11, फिर 14, 15, 16, यानी 11 से बढ़ा कितना है? तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको 3 का इंक्रीमेंट दिखाई देगा। फिर लिखा है 19, 20, 21, यानी 16 बड़ी संख्या क्या है? 16 से जो शुरू हो रहा है उसमें आगे क्या जोड़ दिया गया है? 3 जोड़ दिया गया है। मतलब यहाँ की बड़ी संख्या क्या है? 21 है, वो उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? हमें 3 जोड़ना पड़ेगा, तब यहाँ पे क्या आएगा? इसकी पहली संख्या आएगी। मतलब यहाँ पे मामला क्या होना चाहिए? यहाँ शुरू होगा 24 से, फिर 19, 20, 21 था, यानी 24, इधर 25 और इधर क्या होगा? 26 होगा। 24 पे क्या आता है? 24 पे आता है x, 26 पे क्या आता है? z और 25 पे क्या आता है? y। तो आपका कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा? तो x, z, y, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होता है? 5वें का सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गुणों में से कौन शेष से असंगत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है वीरता, दूसरा दिया गया है निष्ठा, तीसरे की बात करें तो ईमानदारी दी गई है और चौथे की बात करें तो चतुराई दी गई है। ऊपर के 3 ऑप्शंस को आप देखेंगे तो आपको सकारात्मक भाव देखने को मिलेंगे, यानी सब पॉजिटिव सेंस में कहे गए शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं? वीरता, स्वामी भक्ति या निष्ठा, या फिर क्या कहा गया है? ईमानदारी। ये सब पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव क्या है? तो ऑप्शन डी जो है वो नेगेटिव है। चतुराई नेगेटिव सेंस में आता है, चालाकी ऑप्शन डी जो है वो तीनों ऑप्शन से भिन्न है और इस प्रश्न का क्या हो जाता है? सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, एपिसोड नंबर 2 जाइए। अप्रोच देखिए कैसे हम क्या करते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। प्रश्न आपसे पूछा है, हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करने को कहा गया है आपसे कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आप इसको सॉल्व करते चलिए, तो आसानी से आप क्या करेंगे? अपना टाइम सेव कर पाएंगे। एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के द्वार से, एक विद्यार्थी क्या कर रहा है? अपने विद्यालय के द्वार से निकला है और क्या कर रहा है? सीधे पूर्व की दिशा में। हमने क्या बात की थी? ऊपर क्या है? नॉर्थ है, नीचे क्या है? साउथ है, इधर क्या है? ईस्ट है और इधर क्या है? वेस्ट है। अब वो क्या कह रहा है? स्कूल के द्वार से निकलता है, विद्यालय के द्वार से निकलता है और 1 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चल रहा है। तो हम क्या करते हैं? इसे पूर्व की दिशा में चला लेते हैं। क्या कहाँ चल रहा है? पूर्व की दिशा में चल रहा है, तो पूर्व की दिशा में क्या करते हैं? 1 किलोमीटर यहाँ पे चलवा लेते हैं। कितना किलोमीटर चल रहा है? तो 1 किलोमीटर चल रहा है। आगे आपसे क्या कह रहा है प्रश्न में? फिर वो 90 डिग्री कोण बनाकर, जब भी आपको देखिए कोण दिया हो
तो आप कोण से मुड़िए। अगर आपको कोण नहीं दिया हो तो आप 90 डिग्री से ही मुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में आपको कोण दिया है लेकिन वो भी 90 डिग्री में दिया है। यदि बाएं मुड़ने की बात होगी तो हम क्या बात कर चुके थे कि जब भी बाएं मुड़ने की बात होगी तो एंटी क्लॉकवाइज हम टर्न करेंगे। यानी एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में। घड़ी ऐसे चलती है और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, इस दिशा में हुआ। तो क्या कह रहा है, अगर बाएं मुड़ने को कहा जाएगा तो हम घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे, लेकिन हमें दाएं मुड़ने को कहा जाएगा तो हम घड़ी की सुई की दिशा में ही मुड़ेंगे। अब आपसे क्या बोल रहा है कि 90 डिग्री का कोण बनाकर बाएं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। यदि मैं इस तरफ चलूं तो ये कौन सा डिग्री हो जाए, ये कौन सा दिशा हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। अगर हम इस तरफ चले तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। और आपसे प्रश्न में कहा गया है, कहाँ मुड़ने को कहा गया है, तो बाएं मुड़ने को कहा गया है। तो बाएं मुड़ना है और सीधा चलना है 90 डिग्री। तो कितना किलोमीटर चला है, देख लीजिए कितना किलोमीटर चला है, तो 1 किलोमीटर ही चला है। तो 90 मुड़वा कर आपको कहाँ चलना है, तो 1 किलोमीटर वापस से चलना है। अब आपसे क्या कह रहा है, और वह उसी तरफ बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जाकर रुक कर खड़ा हो जाता है। अब वापस क्या करना है, बाएं मुड़ाना है। अगर हम इस तरफ चलेंगे, इस तरफ बाएं मुड़ाएंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। तो हम क्या मुड़ाएंगे, इस तरफ मुड़ाएंगे, क्योंकि ये क्या कह रहा है आपसे कि ये बाएं मुड़ रहा है और वापस 1 किलोमीटर चल रहा है। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो वह अब अपने प्रस्थान बिंदु से किस निश्चित दिशा में जाकर खड़ा है वो आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ से था प्रस्थान बिंदु, कहाँ से निकला था, वो विद्यालय से निकला था। अब यहाँ पे आकर खड़ा है तो वो किस दिशा में खड़ा है, ये आपसे नहीं पूछा है कितनी दूरी पर खड़ा है, आपसे पूछा है किस दिशा में खड़ा है। तो किस दिशा में खड़ा है, तो ये उत्तर की दिशा में खड़ा है। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका बी जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। कहाँ खड़ा है, वो प्रस्थान बिंदु से उत्तर की दिशा में जाकर खड़ा है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8 वापस से सीरीज दिया है। सीरीज कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, चुटकियों में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको प्रश्न दिया गया है, ये सीरीज दी गई है और अगला जो है अंक निकालना है। सबसे पहले डिफरेंस देख लीजिए। 13 से अगर 23 के डिफरेंस देखें तो 10 है। 23 से 34 का डिफरेंस देखें तो 11 है, प्लस कर रहे हैं सब में हम। 34 से 46 का डिफरेंस देखें तो 12 है। 46 से 59 का डिफरेंस देखें तो 13 है। और 59 से 73 का डिफरेंस देखें तो क्या है, 14 है। तो 73 से हम किसकी तरफ चलेंगे, 15 के डिफरेंस में चलेंगे। तो 73 में क्या जोड़ दीजिए, 15 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 88 आ जाएगा। और आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है। तो आपका 8वें का कौन सा उत्तर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आगे चलते और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 आपसे कह रहा है ए बी से 5 वर्ष छोटा है। बी से 5 वर्ष छोटा है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो बी है वो ए से 5 वर्ष बड़ा है, ऐसा क्या कहा जा सकता है। तो बी क्या है, ए से 5 वर्ष बड़ा है। ये आपका स्टेटमेंट नंबर क्या कह रहा है, 1 कह रहा है। दूसरी तरफ चले तो बी सी से 3 गुना बड़ा है। बी क्या है, सी से क्या है, 3 गुना बड़ा है। तो 3 गुना बड़ा है तो 3C कर देते हैं इसे हम। आगे चलते हैं, यदि C 4 वर्ष पूर्व, C 4 वर्ष पूर्व कहा गया है तो C -4 कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 10 वर्ष का था तो A की आयु 6 वर्ष बाद क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। यदि C 4 वर्ष पहले 10 वर्ष का था तो C की अभी आयु क्या होगी, तो इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 14। मतलब C कितने साल का है, तो 14 साल का है। अब C का मामला पता है तो B का निकाल लीजिए। B क्या है, 3C है। तो 3 गुना C क्या हुआ, 14 हुआ। तो 14 तिया 42 हो गया। B का वैल्यू क्या मिल गया, तो B है आपका कितने साल का है, तो B 42 साल का है। और A क्या है, A यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। B कितना है, अगर 42 साल का है तो A कितने साल का होगा, तो 42 - 5 कर लीजिए, मतलब 37 साल का होगा। आगे क्या लिखा गया है, 6 वर्ष बाद की आयु पूछी गई है। हड़बड़ी में हम 37 टिक मार के आ जाएंगे। ऑप्शन में दिया है क्या 37, नहीं दिया है, चलिए बच गए। अब आपको क्या पूछा गया है, 6 साल बाद पूछा गया है तो क्या करना है,
37 में क्या कर लीजिए 6 जोड़ दीजिए, 37 में 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 43, मतलब ए की आयु 6 वर्ष बाद कितनी होगी तो 43 वर्ष होगी। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, एक घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 212 वर्ग मीटर है तो उसका आयतन क्या है। बहुत आसान सा प्रश्न है। वर्ग कैसा दिखता है, तो वर्ग कुछ ऐसा दिखता है, यानी सभी भुजाएं जो है इसकी बराबर होती है। एक भुजा को हम ए मान लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 6a²। वहीं आयतन की बात करें, हम आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, a³ होता है। अब आपसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल का मान कितना दिया गया है, तो 216 दिया गया है। a² को यहीं छोड़ दीजिए, 216 पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, मतलब मामला आपका यहाँ पे क्या बनेगा, तो मामला बनेगा आपका 6 से काट के देख लीजिए तो 36 आ जाएगा, तो a² बराबर 36 हो जाएगा। और a का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, भुजा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब स्क्वायर आप वहाँ से स्क्वायर रूट में लेके जाएंगे तो प्लस माइनस 6 आएगा, लेकिन हम भुजा का माप जब लेते हैं तो हमेशा प्लस में लेते हैं, इसलिए a का मान क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब आपसे आयतन पूछ रहा है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की घात 3। भुजा आपकी निकल गई है कि 6 है तो 6 की घात 3 कर दीजिए, तो 6 की घात अगर 3 करेंगे तो क्या मामला आ जाएगा 216। देखिए यहाँ क्या था, यहाँ वैल्यू क्या दी थी, मीटर स्क्वायर में दी थी। भुजा स्क्वायर जब आप आयतन निकालेंगे तो ये मीटर क्यूब में आएगा, क्यूब भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, 6 मीटर गुणा 6 मीटर गुणा 6 मीटर, मीटर का क्यूब हो जाएगा और 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। तो आपका कौन सा उत्तर सही हो जाता है, 10वें का सी ऑप्शन जो होता है वो सही हो जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 जो है 10% ब्याज पर 2000 निवेशित किए गए। 2000 क्या है आपका मूलधन है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, कुछ नहीं करना है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति 6 माह पर की गई है। कितने माह पे की गई है, 6 माह पे की है, यानी हम 1 साल का निकाले गए तो हम 2 बार क्या करेंगे, निकालेंगे ब्याज। 1 वर्ष के अंत में कुल कितना धन इकट्ठा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। डायरेक्ट निकालना है, कैसे करना है, मूलधन गुणा जितना आपका दर दिया गया है और जितना टाइम दिया गया है। तो मूलधन कितना है आपका 2000 है, ठीक है। 1 प्लस हाफ ईयर का निकालना है तो 5%, 5/100 2 बार निकलेगा, क्योंकि 1 साल की बात की जा रही है। तो आप क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। तो 2000 यहाँ आ गया, ये हो जाएगा 100 प्लस 5/100 की घात 2 आ जाएगा, यही होगा मामला। कर लीजिए कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 105/100 की घात 2। दूसरा पेज ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, कैलकुलेशन आसान रहेगा। 2000 गुणा 105/100 की घात 2, पहले कट कर लीजिए, 5 से कटेगा 21, 5 से कटेगा 20, 2000 गुणा 21/20 की घात 2, यानी ये मामला क्या हो जाएगा 2000 गुणा 21 को हम 2 बार लिख लेते हैं क्योंकि घात 2 है, और 20 को हम क्या करते हैं 2 बार लिख लेते हैं। 0 से 0 यहाँ पे आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से ये कट कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 20, 5 बार में चला जाएगा। अब मामला क्या बच रहा है आपका 21 गुणा 5 बच रहा है, करके देख लीजिए। 21 गुणा 21 क्या होता है, तो 441 होता है, गुणा 5 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका मामला, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 2 और 2, मतलब आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा आपका 2205 रुपये, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है यहाँ पर सही हो जाता है। किसकी बात कर रहे थे हम, 11वें की बात कर रहे थे। अब चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 3/8 मान लेते हैं कि कोई संख्या क्या है, माना संख्या क्या है, संख्या क्या है तो x है। अब बोल रहा है संख्या का 3/8 भाग तथा 2/7 भाग का योग, 2/7
भाग का योग कितना है, 370 है, तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। बहुत आसान है, कैसे है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, तो 8 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यहाँ क्या गुणा करना होगा, 7 से गुणा होगा, यहाँ पे क्या गुणा करना होगा, 8 से गुणा करना होगा। तो 7 या 21, तो 21x का मामला हो जाएगा, प्लस यहाँ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16x का मामला हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 370 हो जाएगा। इधर लेके जाइए, पक्षांतर करेंगे तो 21x प्लस 16x बराबर क्या आ जाएगा, 370 गुणा 56 हो जाएगा। इसको जोड़कर देखिए तो ये हो जाएगा 37x प्लस 370 गुणा क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे गुणा 56 हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट काट लीजिए, यहाँ से एक बार में जाएगा और यहाँ पे 1 और 0, मतलब 10 बार में। 37 से 370 कितने बार में जाएगा, तो 10 बार में जाएगा, तो ये कट जाएगा। यानी x का मान क्या हो जाएगा, आपका x का मान हो जाएगा 56 गुणा 10, मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, आपको 560 आ जाएगा। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में 560 दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो 12वें का क्या हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है। बहुत आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत आसान से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या क्या है। पहले परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। बहुत सामान्य सा अगर अर्थ देखें तो यही होता है कि परिमेय संख्या उनको कहा जाता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, इसे ही कहा जाता है। तो आप देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं किसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/1 लिख सकते हैं। 1/9 लिखा गया है, यानी p 1 और q क्या है, 9 है। वहीं अगर ऑप्शन डी की तरफ चले तो अंडर रूट में क्या लिखा गया है, 0.09 लिखा गया है। यदि इसका शून्य हटा दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। कितनी संख्या के बाद दशमलव है, 2 संख्या के बाद, तो नीचे आ जाएगा 10। इसे और क्या लिखा जा सकता है, तो 3 की घात 2, और नीचे 100 को क्या लिखा जा सकता है, 10 की घात 2। तो अगर हम स्क्वायर रूट हटाए तो क्या आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। मतलब इसे भी क्या लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन अंडर रूट 0.9 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो आपका उत्तर क्या हो जाता है, यहाँ पे सी सही हो जाता है। हम 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे थे, चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वापस से 1/6 की घात 12 दी गई है, 8 की घात 25 दी गई है, 3/4 की घात कितनी दी गई है, 15 दी गई है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है वो निकालनी। तो पहले थोड़ा सा होमवर्क कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसा होमवर्क करना है, हमें ऐसा होमवर्क करना है कि a की घात m गुणा a की घात n क्या होता है, a की घात m प्लस n होता है। a की घात m डिवाइड बाय a की घात n क्या होता है, तो a की घात m माइनस n होता है। a की घात m लिखा हो और n ब्रैकेट के बाहर लिखा गया हो तो क्या होता है, a की घात m गुणा n होता है। इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो हम आसानी से क्या कर ले जाएंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। अब देखिए आपको दिया गया है क्या, 1/6 की घात 12 दिया गया है। क्या दिया गया है, 1/6 की घात दी गई है 12 गुणा 8 की घात दी गई है 25 गुणा, तो 3/4 की घात क्या कर लेते हैं, 15 कर लेते हैं। अब देखिए पहले छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंडों में से क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। कैसे बांटेंगे हम, 1/6 लिखा गया है तो 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। 3 की घात कितनी थी, 12, मतलब ऊपर भी 12 और नीचे भी 12। एक और फॉर्मूला देख लीजिए, a/b की पावर यदि m लिखा गया है तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m भी लिख सकते हैं। मतलब ऊपर की भी घात होगी और नीचे की भी घात होगी। अब ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 8 को 2 गुणा 2 गुणा 4, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, तो 2 की घात 3 लिख सकते हैं और उसकी घात क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं 25। फिर आपका आ जाता है 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं। अब यही फॉर्मूला वापस लगा लीजिए, ऊपर भी 15 और नीचे भी 15, तो यहाँ भी 15 आ जाएगा और यहाँ भी 15 आ जाएगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 1 की घात 12 तो 1 ही हो जाएगा। नीचे अगर
इसमें गुणा भी दिया गया है, अगर ऐसा भी दिया गया है कि a की घात a b की घात यदि m लिखा गया है तो a की घात भी m होती है और b की घात भी m होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की घात भी 12 हो जाएगी गुणा 3 की घात भी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए, ये वाला a की घात m ब्रैकेट के बाहर क्या है n है, तो a की घात क्या हो जाती है m n हो जाती है, यानी गुणा हो जाता है, तो 2 की घात 3 गुणा 25 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो ये मामला कुछ ऐसा हो जाएगा। ऊपर देखिए 3 की घात 15 थी, नीचे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला लगा लीजिए, a की घात m बटा a की घात n क्या होता है, a की घात m माइनस n होता है, तो क्या मामला हो जाएगा 2 को अलग लिख लीजिए पहले, 2 की घात 75 थी और ये भाग में है तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या है डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -30 हो जाएगा। अब गुणा में क्या है 3 है, 3 की घात क्या है 15 है ऊपर है और नीचे क्या है 12 है, तो ये क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब निकाल लीजिए 2 की घात क्या हो जाएगी, यहाँ पे यहाँ चलते हैं, 2 की घात क्या हो जाएगी, 2 की घात यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 42, 42 में से आप क्या घटा लीजिए 75 घटा लीजिए, 42 में से 75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो 2 की घात 33 गुणा क्या हो जाएगा 3 की घात यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। और अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी, तो 33 + 3 बराबर क्या होगी, तो 36 होगी। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, 36 किस ऑप्शन में है, तो 36 किसी ऑप्शन में नहीं है, 33 है, 37 और 52 है, तो तीनों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है यहाँ पे डी आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 आपसे ये कह रहा है कि दो संख्याएं 5:6 के 5:6 अनुपात में है तथा उनका जो लस है एलसीएम जो है वो 660 है, तो छोटी संख्या क्या है वो आपको निकालना है। मान लेते हैं एक संख्या 5x है और दूसरी संख्या 6x है। अब क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, तो दोनों में कॉमन क्या है x है, तो पहले वही लिख लीजिए। 5 और 6 का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर ये एक बार में जाएगा 5 1, तो आपका हो जाएगा 2 या 6 6 पंचे 30, तो आ जाएगा यहाँ पे 30x। यदि 5x और 6x का यदि आप एलसीएम निकालते हैं तो आपको 30x मिलेगा। आपको वैल्यू दी गई है 30x की वैल्यू, यानी एलसीएम आपको ऑलरेडी 660 दिया गया है, तो x की वैल्यू होगी 660 बटा 30, तो मामला क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 22 आ जाएगा, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि छोटी संख्या कौन सी है, 5x छोटी होगी कि 6x छोटी होगी, तो 5x छोटी होगी। 5x मतलब क्या हुआ, 5x का मान कितना निकला है, तो 22 निकला है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 110। कौन सा ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, डी जो है वो सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते और बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 आपसे ये कह रहा है कि चार संख्याओं के एक समुच्चय पर निम्न में से कौन सी अभिक्रिया द्वारा संख्याएं 6, 14, 15 और 149 प्राप्त होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। किस इसके वर्ग में 1 जोड़कर, इसके घन में 1 घटाकर, 2 जोड़ने के बाद 2 से गुणा कर और इसके वर्ग में 5 जोड़कर, ये आपको चेक करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 6 दिया गया है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम 6 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 5 लिख सकते हैं। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 + 5 क्या हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। 54 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 49 + 5 कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। 149 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं 5, यानी 144 + 5 बराबर क्या हो जाएगा 149 हो जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली वर्ग में क्या कर रहे हैं, तो 5 जोड़ रहे हैं, तो अंकों का समुच्चय जो भी होगा उसके वर्ग में हम क्या कर दे 5 जोड़ दे, तो ये संख्याएं हमें मिल जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, इसके वर्ग में 5 जोड़कर, तो ऑप्शन डी जो होता है वो 16वें का सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17
वापस बॉक्स से रिलेटेड है, बहुत आसान सा प्रश्न देखते ही दिख रहा है। 82, 16, 4 और 10 लिखा है। 94, 36, 6 और x लिखा है। और 44, 16, 4 और 8 लिखा गया है। दिमाग लगाना है इसमें, एकदम दिमाग लगाना है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, जो लुप्त संख्या है उसका मान निकाल सकते हैं। 8 + 2 कर देंगे तो नीचे का मान आपको दिख जाएगा 10 दिख रहा है। ऊपर आपको 44 दिखा गया है, 4 + 4 कर देंगे तो नीचे की संख्या आपको 8 दिखाई दे रही है। यहाँ पे 8 + 2 कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। यहाँ पे 4 + 4 कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 9 + 4 मतलब क्या हो जाएगा, 9 + 4 हो जाएगा 13, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 13। कौन से ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो लास्ट क्वेश्चन का क्या होता है, सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और आपको परंपरा के अनुसार छोड़ जाते हैं एक अभ्यास प्रश्न के साथ। वापस कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया है, क्योंकि ये जो है सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप चुटकियों में सवाल सही कर जाएं। अभ्यास प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अप्रोच को क्या लिखा जाता है, CHOAPRAP लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रेस्ट्रिक्ट को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स पर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए वर्ष के प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।